कंपटीशन हब के बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में हम लोग मेन रूप से संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह को देखते हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका बिरसा मुंडा। तो आप लोग अच्छे से इसको सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और मेंस में भी अल्टरनेट साल यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। 1 ईयर अगर आपका संथाल पूछता है तो नेक्स्ट ईयर आपका बिरसा मुंडा पूछे जाते हैं। तो जनजातीय विद्रोह आपके मेंस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, प्री के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखेंगे तो अभी जो हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सब टॉपिक जो है आप बहुत अच्छे से कवर करके जाइए, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का यहाँ पे दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ये सब पहले से पता होता है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप ये इन सब टॉपिक में कमी रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है बीपीएससी को आप कह सकते हैं कि आप लूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका जो जो टॉपिक पहले से पता है, जहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, तो उस टॉपिक को आप लोग जरूर अच्छे से अच्छे नोट्स के साथ पढ़ के जाए, जिससे कि कहीं से भी यहाँ से प्रश्न पूछे तो आपके गड़बड़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम लोग समझेंगे जनजातीय आंदोलन के बारे में समझेंगे कि जनजातीय होते कौन है, जनजातीय कहा किसको जाता है। तो जनजातियों का अर्थ होता है कि ऐसे मानव, अभी आधुनिक मानव भी हैं वो, लेकिन वो आदिम समय के मानवों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका मुख्य पेशा क्या है कि जंगलों में वो रहते हैं और जंगलों से ही जड़ी बूटी हो, चाहे शिकार करना हो, चाहे लकड़ी बेचना हो, इन सब काम को करके वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो जनजातीय लोग कौन होते हैं? जो अभी भी वर्तमान आधुनिक युग में भी जंगलों में निवास करते हैं और जंगलों से ही प्राप्त लकड़ी हो, चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे पशु पक्षी हो, उसको बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में हम लोग जनजातीय आंदोलन के चरण में देखेंगे तो बहुत सारे जनजातीय आंदोलन देखने को मिलता है। उसी में आपका बिरसा मुंडा आंदोलन जो है 1899 से 1900 के आसपास का एक अति महत्वपूर्ण घटना है, जिसने पूरे ब्रिटिश हुकूमत के नींव को हिला करके रख दिया। हालांकि लास्ट में बिरसा मुंडा जो है जेल चले जाते हैं और लास्ट में उनकी हैजा से मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने परिणाम को देखें तो कुछ हद तक ये अपने परिणाम में सफल रहता है। तो उसको अच्छे से हम लोग सबसे पहले प्रश्न देखेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न आज तक बिरसा मुंडा से पूछे गए हैं और उसको किस प्रकार से हमें लिखना है। ठीक है, चलिए जनजातीय आंदोलनों के चरण में बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए, जैसा कि हमने बताया था। सबसे पहले चेरो आंदोलन हुआ, ठीक है, फिर आपका कोल आंदोलन हुआ 1831 में। ठीक है, उसके बाद आप खा गया मुंडा तुम्हारा, चोकर, गुस्सा, खा गया मुर्रा या मुंडा तुम्हारा, मुर्रा ही रखिए क्योंकि भैंस मुर्रा नस्ल का होता है, आपको पता होगा। जिसमें हमने बोला था चौ से क्या हो गया, चेरो आंदोलन। कब हुआ? 1800 से 1802 के दरमियान हुआ। दूसरा कोल विद्रोह हुआ, कब से कब तक हुआ? 1831 से 1832। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ? भूमिज आंदोलन कब से हुआ? 32-33 में। भूमिज कब हुआ? 32-33। ठीक है, उसके बाद आपका भू तक पहुंच गए। उसके बाद स्वपर संथाल कब हुआ? संथाल आंदोलन कब हुआ? 1855-56। ठीक है, सा हो गया खा। खेरवार कब हुआ? खेरवार आंदोलन कब हुआ? 1874। ठीक है, खा गया मुर्रा। मुंडा आंदोलन कब हुआ? मुंडा आंदोलन 1899 से 1900। ठीक है, और फिर तुम्हारा था ताना भगत आंदोलन, ये कब हुआ? 1914। तो ये विभिन्न जनजातीय आंदोलन हुए। आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में सिलसिलेवार ढंग से पूछ दे, पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ। तो आपको ट्रिक याद रखना है, चोकर, भूसा, खा गया मुर्रा तुम्हारा। ये आप भी खुद भी कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। चलिए, तो ये जरूर याद रखिएगा कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए हैं अभी तक।
तो यहाँ से आपका चेरो हो, कोल हो, भूमिज हो, संथाल हो, खेरवार हो, मुंडा हो, ताना भगत आंदोलन हो, तो यहाँ से ईस्वी सन बहुत अति महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए अब मेन रूप से हम आते हैं कि मेंस में जो बिरसा मुंडा के बारे में जो पूछा जाएगा, इसी में से आपका प्री का भी प्रश्न क्रिएट किया जाएगा। मेंस अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते तो आपको अलग से फिर प्री में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जनजातीय आंदोलन, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के शोषणकारी, सबसे पहले जब भी हम मेंस राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें भूमिका देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा दें कि आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यानी संथाल विद्रोह जब मैंने पढ़ाया था तो उसी में ये बिरसा के भी प्रश्न टाइपिंग किए हुए थे। तो चलिए मैं आपको वो दिखा दूंगा कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं वो दिखा ही दूँ कि क्या क्या प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है, बिरसा मुंडा से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आज तक जो पूछे गए मेंस में जो पूछे गए प्रश्न, उसमें पूछा गया बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजातीय शासन पर इसके प्रभावों की चर्चा की। क्या बदलाव हुआ, बिरसा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, उसको लेकर के और आंदोलन के स्वरूप को लेकर के व्याख्या करना। कैसे कटोंग बाबा कटोंग का नारा लगेगा, किस प्रकार से जनजातीय लोग उग्र होंगे, उसको यहाँ पे अच्छे से दर्शाना है। किस प्रकार से इन्होंने नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने, उसको अच्छे से व्याख्या करना है। दूसरा, बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा कीजिए। वही चीज है, बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य तथा आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा थी, स्पष्ट करें। यानी पूरा कहानी बिरसा मुंडा आंदोलन से ही प्रेरित है, सारे प्रश्न बिरसा मुंडा से ही जुड़े हुए हैं। उस आंदोलन की क्या विशेषताएं थी, क्या नेतृत्वकर्ता ने किस प्रकार से इस आंदोलन को किया और लास्ट में क्या परिणाम निकले, तो इन सभी स्तर पे इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। थोड़ा हेल्थ इशू है इसीलिए पढ़ाना है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनजातीय आंदोलन हुए उसके पीछे क्या रीजन रहा। तो जनजातीय आंदोलन के पीछे एक ही रीजन था, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति। चाहे वह चेरो आंदोलन हो, चाहे भूमिज हो, चाहे कोल हो, चाहे संथाल हो, चाहे ताना भगत, जो भी आंदोलन जनजातीय हुए उसके पीछे एक ही कारण था, अंग्रेजों के द्वारा अपनी बेसिक शोषणकारी नीतियां, ठीक है। उसने जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर एक जो स्तर था उसको प्रभावित किया और अंत में जनजातीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ में आ गए, बाहरी लोगों के खिलाफ में आ गए जो इनका शोषण कर रहे हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य केवल और केवल था कि अपना जो जमीन जो ये लोग खूट कटी व्यवस्था या मांझी व्यवस्था के तहत सामूहिक खेती करते थे उसको फिर से करना और साथ साथ टैक्स नहीं देना, सरकार को टैक्स नहीं देना, क्योंकि इनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी कि ये सरकार को टैक्स दे सकते थे, ठीक है। तो मेन उद्देश्य इनका यही था और इनके क्षेत्र में जो बाहरी लोग जा करके जमीन खरीद रहे थे उसको रोकना। आज भी आप जाएंगे आदिवासी क्षेत्र में, झारखंड में, तो आज भी वहां पे बाहरी लोग जा करके जमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये सारा रेगुलेशन एक्ट जो बना वो सब उसी समय से बना हुआ है जब ये सारे विद्रोह हुआ। और किसी भी विद्रोह के पीछे कहीं ना कहीं कारण तो होता ही है और परिणाम भी होते ही, तो इसके भी कारण थे और परिणाम थे। और किस प्रकार देखिए बिरसा ने एक हीरो की भूमिका निभाया, नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाया। और आज जो आप देख रहे हैं झारखंड राज्य, बिरसा मुंडा दिवस के दिन ही झारखंड का अलग निर्माण हुआ 15 नवंबर को, और बिरसा मुंडा का वही दिन जन्मदिन है और झारखंड भी बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर को ही एक अलग राज्य बना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भी हम मेंस राइटिंग करेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा भूमिका लिखेंगे। क्या करेंगे? भूमिका लिखेंगे। और भूमिका के तहत हम लोग जो है थोड़ा कुछ लाइन लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है भूमिका में,
भारत में अंग्रेजों के शोषणकारी एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ कई जनजातीय आंदोलन हुए, जिसमें बिरसा मुंडा आंदोलन दूसरी सबसे बड़ी सशक्त मानी जाती है। पहला सशक्त आंदोलन कौन सा था? संथाल, 1855-56 में हुआ। इससे पहले हमने उसके बारे में बताया था 1855-56 का संथाल विद्रोह, जिसमें लगभग 60,000 लोगों को अंग्रेजों ने घेर करके गोली चलाई और 15,000 संथाली मारे गए थे। ठीक है, तो अपने आप में पूरा आप राजमहल की पहाड़ी से लेकर के भागलपुर राजमहल की पहाड़ी से लेकर धनबाद के बीच में पूरा एरिया वो कवर किए हुए था। तो व्यापक स्तर पे इससे पहले भी आंदोलन जनजातीय हो चुके थे और वह था संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था। और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कानू चांद और भैरव। ठीक है, और कहाँ पे वो एकत्रित हुए थे? भागीना डी जगह था, वहां पे तत्कालीन कारण क्या था? दरोगा महेश लाल की हत्या। ठीक है, तो ये सब मेन बार बार आप रिपीट करेंगे तो याद रहेगा और लिखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, लेकिन अभी हम आप लोग को बिरसा मुंडा आंदोलन पढ़ा रहे हैं, तो लेकिन आप कारण दोनों का सेम ही, जनजातीय आंदोलन जब भी पूछे कारण सेम ही, कारण सबका वही है। इस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा आंदोलन को उल गुलान नाम, यह बीपीएससी में पूछा गया था कि उल गुलान विद्रोह किसे कहा जाता है, तो मुंडा आंदोलन को ही उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उल गुलान का अर्थ होता है कि महान हलचल, पूरा हलचल आ गया उस क्षेत्र में, क्या हुआ? हलचल मचा दिया इस आंदोलन में। ठीक है, पूरा नारा पड़ रहा था कटोंग बाबा कटोंग, रानी कटोंग कटोंग, साहिब कटोंग कटोंग। ठीक है, यानी पूरे काटो, इतना तक मतलब ये सब एग्रेसिव मूड में आ चुके थे। तो यहाँ पे उल गुलान विद्रोह भी नाम दिया गया किसको? तो मुंडा आंदोलन को। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है आपके प्री में भी पूछे जा सकते हैं। इसकी शुरुआत 1890 के दशक में बिरसा मुंडा के द्वारा हुई, जो कि अभी वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्रों में किया गया। तो जो आपका ये जैसे रांची है, तो ये छोटा नागपुर का क्षेत्र है, तो इन्हीं क्षेत्रों में यह आंदोलन हुआ। तो थोड़ा सा बिहार का मैप झारखंड का बना करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा 2-4 नंबर औरों से आपको ज्यादा मिल जाता है मेंस राइटिंग में। ठीक है, तो यही है कलाकारी, लिखना कैसे है, आपको किस तरीका से फिगर बनाने हैं। उसके बाद देखिए, इस विद्रोह के कारणों को विभिन्न भागों में बांट करके देखा जा सकता है। तो इसके कारण को आप बांटिए। सबसे पहला कारण क्या है आपका? आर्थिक कारण। सबसे पहला कारण क्या है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के तहत क्या हुआ? जो हमने बताया था आपको, जैसे वहां पे था संथाल विद्रोह मांझी व्यवस्था, उसी को खूट कटी कहा जाता था इस क्षेत्रों में। यानी जंगलों को काट करके उसको साफ करके जनजातीय लोग क्या करते थे? खेती योग बनाते थे और वहां पे खेती करते थे, 1-2 फसल उपजाते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, इस तरीका से वो घुमंतु की तरह अपना खेती करते थे। झूम खेती भी कह सकते हैं उसको, पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती किया करते थे और उसी व्यवस्था को खूट कटी कहा जाता था। और ये सामूहिक रूप से करते थे, सभी लोग मिल करके, पूरा परिवार हो, टोला हो, समाज हो, मिल करके एक साथ करते थे। लेकिन जब जमींदारी व्यवस्था आई अंग्रेजों के द्वारा, दीवानी व्यवस्था, तो इसने क्या किया कि स्वामित्व को व्यक्तिगत रूप से कर दिया। यानी प्रॉपर पूरा समूह में आप खेती नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपना अपना खेत बांट लीजिए, अपना अपना कीजिए और अपना अपना टैक्स दीजिए सरकार को। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण था। आर्थिक कारण में खूट कटी व्यवस्था, जो सामूहिक खेती की व्यवस्था थी, उसे समाप्त कर दिया गया। एक ही समाप्त है, उसे समाप्त कर दिया गया और व्यक्तिगत स्वामित्व में बदलना, यानी उसको व्यक्तिगत कर दिया गया। जो लोग खेती कर रहे थे, जो सामूहिक रूप से कर रहे थे, अब नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रूप से करेंगे। ठीक है, तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण था कर, जो टैक्स था जमीन का, भू राजस्व, उसमें वृद्धि कर दी गई। एक तो ये चुकाने लायक नहीं, ऊपर से यहाँ पे 3 गुना 4 गुना टैक्स और बढ़ा दिया गया। अब ये लोग कर चुकाने हैं, तो अब जमीन इनका जो है टैक्स के चक्कर में जा रहा है, क्योंकि कर नहीं चुका पाते थे भूमि का टैक्स, तो वो भूमि को क्या करते थे? गिरवी रख देते थे। ठीक है, और गिरवी छुड़ाने के लिए फिर साहूकार और महाजन के पास जाते थे, क्योंकि करते क्या? खेती अगर नहीं करते तो करते क्या? तो गिरवी रख करके या फिर उससे टैक्स पैसा लेकर के महाजन से, साहूकार से, ठीक है, ब्याज पर लेकर के वह टैक्स भरते थे। और फिर उस कह सकते हैं कि ब्याज के दलदल में, सूदखोरी जिसको बोलते हैं, सूद के कह सकते हैं कि उसमें फंस जाते थे चक्र में, और जमीनें महाजन और साहूकारों को हस्तांतरित करना पड़ता था। लास्ट में इतना ना ब्याज लेता था, 5 से 500 गुना तक ब्याज ले लेता था। 1 रुपया लिए तो 5 रुपया तो जायज है उसका लेना, लेकिन 500 गुना तक ले लिया जाता था। तो कहने का अर्थ है कि ये लोग उतना दे नहीं पाते थे, लास्ट में जमीन किसकी हो जाती थी? जिससे ये कर्ज लेते थे।
तो ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बाहरी लोग जाके उस क्षेत्र में बसने लगे, क्योंकि साहूकार क्या करता था, इनको कम रुपया देता था, बाद में ब्याज व्याज जोड़ करके जमीन लिखवा लेता था। तो बेगारी था, और नहीं देने पर क्या किया जाता था, बेगारी खटवाया जाता फ्री में। इनको पकड़ पकड़ करके फ्री में खटवाया जाता था घर में, बेगारी। और सबसे ज़्यादा था, खेती भी नहीं रही तो बेरोजगारी की भी समस्या आ गई, भूखमरी की स्थिति आ गई थी। तो इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। तो ये भी प्रमुख कारण था। आर्थिक कारण में इन सब समस्याओं का आप जिक्र करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए आते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या क्या था? संथाल का भी यही था। इनके सामूहिकता एवं स्वशासन आधारित व्यवस्था जो था, जो खुरहा पंचायत जो हुआ करता था, उसका समापन कर दिया गया। ये लोग अपने पंचायत लेवल पे अपने गांव में जहाँ कबीलाई समूह जो भी रहते थे, तो उसमें एक अपना प्रधान चुनते थे, और वही जो है कोई भी समस्या हुआ तो उसका निदान करता था। लेकिन सामूहिकता एवं स्वशासन आधारित व्यवस्था को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, खंडित कर दिया। अब आते हैं धार्मिक कारण में। और हमने आपको बताया था कि 1813 में क्या आ गया, चार्टर एक्ट आ गया। और चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों को इस क्षेत्र में प्रचार करने की छूट दे दी। अब आपको पता होगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक कंपनियों को भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे भी सारी कंपनियों को छूट दे दिया गया। और बहुत सारे ईसाई मिशनरियां भारत आने लगी अपना धर्म प्रचार करने के लिए। तो ये लोग उन क्षेत्रों को चुनते थे जहाँ पे लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, गरीब हैं, वही लोग इसके धर्म को मतलब स्वीकार कर सकते थे, ईसाई धर्म को। तो ये लोग मेन रूप से जो धर्म प्रचारक थे ईसाई, वो इन्हीं क्षेत्रों को टारगेट बनाते थे। और इन क्षेत्रों में जब जाते थे तो अपने ईसाई क्रिश्चियन धर्म को महान बताते थे। और जो इनका धर्म था, ठाकुर बोंगा बोंगा देवता जो भी थे, ठाकुर बाबा, उनको वो नीचा दिखाते थे। जिस कारण से ये लोग, सभी लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग जो समझदार थे वो अंग्रेजों के चाल को समझ रहे थे और उसका विरोध करने लगे। तो यहाँ पे एक कारण धार्मिक कारण भी था। 1813 का चार्टर एक्ट ईसाइयों के द्वारा धर्म प्रचार तथा मुंडाओं के पारंपरिक मान्यताओं को क्या किया गया, निरंतर चोट पहुंचाया गया, ठीक है। अब आ जाइए सामाजिक कारण। मुंडा समुदाय की आंतरिक रूढ़िवादिता, सबसे पहला कारण तो इनकी जो सामाजिक स्ट्रक्चर था वो दयनीय था। समाज में मांस बजरा सेवन प्रचलित था। जो मुंडा लोग थे बड़े बड़े जंगली जानवरों को मार के खाते थे, शराब सेवन करते थे, मतलब भ्रष्टाचार कह सकते हैं कि इनका जो रूढ़िवादिता था, शुद्धिकरण नहीं था, साफ सफाई में नहीं रहते थे, मतलब जानवरों की तरह ही जीवन कह सकते हैं कि व्यतीत करते थे। तो सबसे बड़ा कारण उनका था कि अनपढ़ तो थे ही, मूर्ख थे ही, और साथ साथ इनका जो बिहेवियर था वो मानवों की तरह नहीं था, रूढ़िवादिता थी, पारंपरिक आंतरिक जो रूढ़िवादिता है सामुदायिक, तो ये इनका जो था विकास नहीं हो पा रहा था। नशाखोरी, नशा में रहते थे। आज भी आप देखिएगा जनजातीय क्षेत्र में जाइएगा, नशाखोरी बहुत करते हैं ये लोग, ठीक है। शराबखोरी, मदरा सेवन हर हमेशा, ठीक है। तो इस कारण से भी इनका सामाजिक पतन हो चुका था। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर आप किसी के खिलाफ लड़ाना चाहेंगे तो सबसे पहले उसको धार्मिक रूप से या उसको कह सकते हैं कि मानसिक रूप से प्रिपेयर करेंगे, तभी वह जो है युद्ध या आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं तो वो तो नशा करके कहीं भी लेटा रहेगा, उसको क्या मतलब है। जो नशा कर लेता है उसको मतलब होता है घर से, किसी से मतलब रहता है। वो तो नशा किया, अपना टल लिया, उसको तो पूरा दुनिया ही उस समय सदाबहार लगता है। तो वो क्या आंदोलन में जाएगा, गोली खाने जाएगा? नहीं जाएगा, कहीं जाके सो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जरूरी था कि इनकी जो आंतरिक रूढ़िवादिता थी, जो इनका जो शराबखोरी था, नशाखोरी था, उसको कंट्रोल करना। और यही काम सबसे पहले बिरसा मुंडा यहाँ पे करेंगे। इसीलिए आरंभ और विस्तार पतन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको 3 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे या लिखेंगे भी, तो 3 चरण में लिखेंगे। सबसे पहला चरण था 1890 से 94 के बीच का बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा यूं ही नहीं वहां के हीरो बने, नेतृत्वकर्ता बने। 3 चरण में ये आंदोलन को करते हैं। फिर द्वितीय चरण, जब इनको जेल में बंद कर दिया जाता है, फिर जेल से रिहा होते हैं, और फिर तीसरा चरण, और यह अंतिम चरण में ये कटोंग बाबा कटोंग, रानी कटोंग कटोंग और साहिब कटोंग कटोंग करते हैं, ठीक है। यानी धीरे धीरे सबसे पहले ये क्या करेंगे, लोगों के आंतरिक शुद्धिकरण पे बल देंगे। सबसे पहले जो मदरा सेवन कर रहा है, शराब सेवन कर रहा है, उसको सुधारेंगे, तभी वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकेगा। तो कैसे सुधारते हैं वो देखिए। सबसे प्रारंभिक चरण 1890 से 94, शुरुआत का
जो काम होता है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में इस चरण में बिरसा के सामाजिक धार्मिक सुधार देखे जा सकते हैं। ठीक है, मूलतः 3 बातों को आधार बनाया गया। इन्होंने 3 बातों को आधार बनाया। कौन कौन सा बात? सबसे पहला आचरण की शुद्धता। आप चल रहे हैं जिससे आंदोलन करने के लिए और आपका आचरण ही गलत है, शराबखोरी कर रहे हैं, पशु बलि दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाधक तत्व थे। तो सबसे पहले बिरसा ने अपने आप को साबित करने के लिए कि लोग उनके बात को सुने, तो उन्होंने सबके आचरण के शुद्धिकरण पे जोर दिया, बल दिया। ठीक है, शराबखोरी को बंद करवाया, पशु बलि पे रोक लगवाया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में, और देखो बिरसा के अंदर जो था ना कुछ गुण भी था कि वो जब बीमार लोग होते थे तो उसकी सेवा बहुत ज़्यादा करते थे, जड़ी बूटी ला करके जंगलों से ला करके सेवा करते थे, जिससे लोग धीरे धीरे उनके प्रति जो है श्रद्धा रखने लगे। ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं के प्रति श्रद्धा रखते हैं जो आपके लिए कुछ करते हैं। तो जो गरीब जनजातीय लोग थे तो उनके लिए ये बहुत कुछ करते थे, कोई बीमार पड़ा तो उसका इलाज करवाना, उसका देख रेख करना, तो ये सब में इनको इंटरेस्ट था। ठीक है, तो जिस कारण से भी इनके प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे ये शराबखोरी, पशु बलि पे भी कहते हैं ये सब गलत है, और आत्म सुधार के महत्व को समझाते हैं जनजातीय लोगों को। उसके बाद एकेश्वरवाद, चूंकि देखिए इन्होंने बहुत हिंदू धर्म की भी दीक्षा शिक्षा ली थी, उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को भी, ईसाई मिशनरियों के अंदर भी रह के पढ़ाई की थी। ठीक है, इनको सभी का गुण अवगुण पता था, हिंदू धर्म के बारे में भी अच्छे से जान रहे थे, और खुद तो जनजातीय थे ही, उसका जो अपना धर्म था वो भी जान रहे थे, और ये जब ईसाई मिशनरियों के अंदर पढ़ाई करते तो उस धर्म के बारे में भी जान जाते हैं। तो जिस कारण से इनको समझ में आ चुका था कि एकेश्वरवाद, ईश्वर क्या है, एक है, चाहे जो भी धर्म को मानिए। ठीक है, खुद को सिंह बोगा का दूत बताया। इन्होंने अपने आप को क्या बोला, जो सिंह बोगा ठाकुर बाबा है उसका दूत बताया, और इन्होंने कहा कि इन्हीं के माध्यम से मुंडा समुदाय को दिक्कुओं से मुक्ति मिलेगी। दिक्कु मतलब जो बाहरी लोग थे, यह भी प्रश्न पूछा गया था कि बाहरी लोगों को जनजातीय क्षेत्र में क्या कहा जाता था, तो दिक्कु। ठीक है, तो दिक्कुओं से मुक्ति मिलेगी। जब सिंह बोगा को ये इन्होंने अपना क्या बताया, दूत बताया कि हमको ऊपर वाले ने भेजा है, हमको कोई नहीं मार सकता है। यहाँ तक बोलते थे ना, हम जो है ना गोली से मर सकते हैं ना तलवार से मर सकते हैं, हमारे यहाँ हमको कोई मार ही नहीं सकता है। और यह बात बोलते थे तो जितने भी लोग थे उसको विश्वास भी होता है। कहा जाता है कि एक बार इनको जो है ना, इनके शरीर पर बिजली गिर गई थी। बिजली कौन सा बिजली, करंट वाला नहीं, ऊपर वाला, थंडर। तो वो जब गिरी ना तो इनका शरीर पूरा ब्लू कलर का हो गया था, ब्लड सूख गया या कुछ भी हो। तो ये थोड़ा सा दूसरे टाइप, आदमी में भी थोड़ा दूसरा टाइप से दिखते थे, तो लोग को लगता था कि ये भगवान के अवतार है। ठीक है, तो ये भी रीजन था, लोग इन पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे थे। और आगे देखिए, तो पहला काम इन्होंने क्या किया, आत्म सुधार पे, और बोलते भी थे कि सिंह बोंगा के हम दूत हैं और हमको ऊपर वाले ने भेजा है। ठीक है, और हमको कोई मार नहीं सकता है। तो धीरे धीरे इन्होंने अपना एक विश्वास कायम किया, जनजातीय लोगों के बीच में अपना एक विश्वास बना लिया। कैसे अभी कोई भी जैसे बाबा आ जाते हैं, कुछ तुम्हारे बारे में बता दिए, नहीं तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे पिता के माता के बारे में, ये बीमारी वो बीमारी चल रहा है इंडिया में। ऐसा नहीं था कि पहले वैसे बाबा नहीं थे, पहले भी थे, अभी भी। ठीक है, लेकिन अभी मीडिया में आ गए तो पूरा दुनिया एकदम नतमस्तक है। तो कहने का अर्थ है कि आश्चर्य हो रहा है कि यह कैसे हो रहा, अद्भुत, ये सब अद्भुत चीज है। तो कहने का अर्थ है कि कुछ लोग को कला आ जाता है कि लोगों को अपने तरफ बस में कर देते। अभी जैसे बागेश्वर बाबा है, अगर तुम्हारे बारे में, तुम्हारे रहस्य के बारे में बोले, तुमको भी आश्चर्य, इसको कैसे पता चला, यानी कुछ बहुत बड़ा शक्ति इनके पास है। और वो कुछ ना कुछ टेक्निक होगा, कुछ ना कुछ साइंस होगा, या जो भी कुछ ना कुछ होगा उनके पास। तो कुछ जड़ी बूटी जानते होंगे, कुछ मंत्र जानते होंगे, हो सकता है कि लोगों को प्रभावित कर ले, जैसे गौतम बुद्ध को आता था प्रभावित करने। उंगली मार डाकू, ऐसा जो कि सबको मार मार के उंगली काट के माला बनता था, वो भी नतमस्तक हो गया। कहानी पढ़े ना, उंगली मार डाकू कैसे हो गया। तो कुछ ना कुछ उनके अंदर जो है ज्ञान होगा, प्रभाव होगा, कुछ ना कुछ शक्ति होगा, और वह शक्ति जो है तपस्या करके उन्होंने हासिल किया होगा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है इनके पास ऐसा शक्ति था, लेकिन ये अपने आप को सिंह बोगा का दूत बता करके लोगों को अपने तरफ आकर्षित किए। ठीक है, उसके बाद है द्वितीय चरण,
द्वितीय चरण 1895 से 97 के बीच चलता है। और यहाँ पे उन्होंने संगठन के स्तर पे, क्योंकि पहले बार ये गए तो ये जब 1895-97 में ये शुरू करते हैं संगठन के स्तर पर, और धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ में एक संगठन बनाते हैं, और लगभग 6000 लोग 1895 में इनके दल में शामिल हुए। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी प्रभाव को समाप्ति करना, बाहरी लोगों से मुक्ति प्राप्त करना, मुंडा राज की स्थापना करना, इसका मेन उद्देश्य था। और ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व को अस्वीकार करना और लगान देने की ना घोषणा करना। लगान नहीं देना, अंग्रेजों को लगान नहीं देना है। लेकिन क्या हुआ, इसके परिणाम में क्या हुआ, इनकी गिरफ्तारी हो गई 1897 में, मतलब 1897 में इनको गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया? जेल। लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि महारानी विक्टोरिया, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, तो उनका हीरक जयंती मनाया जा रहा था। 75 वर्ष जब पूरा होता है ना आयु का, तो हीरक जयंती मनाया जाता है, हीरक डायमंड। तो 75 साल जब पूरा हुआ था, तो उसके खुशी में वहां की महारानी ने जितने भी कैदी थे भारत में भी, औपनिवेशिक देशों में, सब कैदी को आजाद कर दिया। तो ये भी निकल गए 1897 में, जेल से जो इनको जेल कर दिया गया था, ये भी स्वतंत्र हो गए, निकल गए, ठीक है, जेल से छूट गए। अब इनका जो है बदला लेने की भावना, ऐसे भी जो एक्टर या कहोगे जो भी क्रांतिकारी हुए, जेल जाने के बाद ही उनकी जो है नाम सिद्धिकरण हुआ, मतलब ज्यादा नाम जो है, ज्यादा नेम फेमस हुआ। तब इनको अब डर भर से खत्म हो गया कि अंग्रेजों, और इन्होंने सक्रिय रूप से अब पार्टिसिपेट करना शुरू किया। यानी 1890 से 94 के बीच इन्होंने बस आत्म शुद्धिकरण पे बल दिया, लोगों के आत्म शुद्धिकरण पे बल दिया। वहां उनको ठाकुर बाबा के तरफ, सिंह बोंगा जो देवता थे उनके तरफ झुकाने का प्रयास किया, अपने आप को दूत बताया और सबको नतमस्तक कर दिया, ठीक है। दूसरा चरण में धीरे धीरे उन्होंने टैक्स नहीं देने के लिए कहा, धीरे धीरे मन बनेगा, ठीक है, टैक्स नहीं देना है, मुंडा राज स्थापना करना है। ऊपर वाले ठाकुर बाबा ने बोला है मुंडा राज की स्थापना हमको भेजे हैं, हम वही मुंडा राज स्थापना करने के लिए आए हैं। तो ये सब बोल करके यहाँ पे संगठन बनाए, लेकिन अंग्रेज के द्वारा इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है और ये जेल चले जाते हैं। तृतीय चरण 1897 से 1900 का चलेगा। इसमें क्या होगा देखिए, आंदोलन अपने सर्वोत्कर्ष की अवस्था में पहुंच जाती है, हिंसक रूप धारण कर लेता है पूरा, और सरकारी कार्यालय, ईसाई मिशनरियों, अधिकारियों, साहूकारों, महाजनों, दीकुओं पर क्या किया जाता है कि हमला किया जाता है, उसको मारा जाता है, काटा जाता है। और ये लोग हमला के दौरान गीत भी गाते थे, कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रानी कटोंग कटोंग। साहेब मतलब अधिकारी या जो अंग्रेज है उसको काटो, काटो बाबा काटो, सबको काटो, जो रानी की आदमी है, जो यहाँ के साहेब बन गए हैं, जो बाहरी लोग हैं, सबको काटो, ठीक है, ऐसे नहीं भागेंगे, इनको काट के भगाओ। विद्रोह के कारण रांची, खूंटी आदि में प्रशासनिक तंत्र विद्रोहियों का दमन हेतु डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड द्वारा निर्ममता पूर्वक विद्रोहियों की हत्या तथा दमन कर दिया गया, ठीक है। सब तो जो 6000 लोग जो जमा हुए थे सबकी हत्या कर दी गई निर्ममता पूर्वक। और 3 फरवरी 1900 को, यह भी प्रश्न बीपीएससी में एक बार पूछा था कि कब जो है बिरसा मुंडा को क्या किया गया था, ठीक है। तो 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा पकड़े गए और उनको रांची के जेल में कैद कर लिया गया। और आगे चल करके कहा जाता है हैजा से 30 मई 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। तो वास्तव में सही कहते थे कि हमको न तीर मार सकता है न भाला मार सकता है, मरे तो स्वयं मरे हैजा से, ठीक है। तो अपने आप को यहाँ पे उन्होंने नेतृत्वकर्ता के रूप में अच्छे से रिप्रेजेंट किया, और यही इसकी विशेषता इस आंदोलन का कि नेतृत्व के स्तर पे बिरसा मुंडा का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में एक कह सकते हैं कि उस समय के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी आंदोलन हो समूह रूप से करना वो अलग बात है, लेकिन नेतृत्व करना और खुद अकेले दम पे पूरे मुंडा को एक साथ करना और फिर अंग्रेजों के खिलाफ करना, उस समय में जब अंग्रेजों की सत्ता सर्वोत्कर्ष पे थी, तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। बाद में इनकी मृत्यु हो गई, और कब हुई तो ये भी डेट याद रखिएगा, 30 मई 1900 को। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है।
64 या 63rd में ये पूछा गया था 3 फरवरी 1900 को इसकी मृत्यु हुई। बिरसा मुंडा को कब जेल में, रांची जेल में, किस जेल में, ये भी याद रखिए। और यही सबसे प्री में भी क्वेश्चन निकालेगा डीपली। और स्टूडेंट क्या होता है कि रट्टा मार के जाता है, लूसेंट एसपीडी मिलता ही नहीं है, बिहार स्पेशल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रश्न पूछ देता है, पूछेगा कि किसके द्वारा मुंडा का जो है निर्ममता पूर्वक हत्या किया गया, तो स्ट्रीट फील्ड नाम है, कमिश्नर कौन था वहाँ का, तो स्ट्रीट फील्ड था। तो डीपली प्रश्न इसी प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे परिणाम क्या हुए, परिणाम देखिए, परिणाम क्या हुआ कि जो फूटकटी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। फूटकटी क्या था, सामूहिक रूप से खेती करने की जो व्यवस्था थी, झूम खेती टाइप का ही कहिए, जंगलों को काट काट करके खेती करते थे, उसको पुनः बहाल कर दिया गया सामूहिक रूप से। 1905 में प्रशासनिक सुविधा हेतु खूंटी और गुमला 2 नए अनुमंडल बनाए गए। प्रशासन अच्छे से शासन हो उसके लिए खूंटी और गुमला को 2 नया अनुमंडल बनाया गया और उसको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत नन रेगुलेशन बालिकाओं के निराकरण में भी तेजी से कमी देखने को मिली। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो शराबखोरी जो था और शिक्षा था, रूढ़िवादिता था, तो इसके बाद जो हुआ बिरसा आंदोलन के बाद यहाँ पे कमी देखने को या निराकरण हो गया, यानी ये सब समस्या वहाँ पे खत्म हो गई। यानी बिरसा मुंडा मर के भी अमर हो गए और आज भी झारखंड के गलियों में भी उनका नाम जो है अमर है। हर एक चौक चौराहा पे, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ हनुमान जी बैठे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से झारखंड के हर एक चौक चौराहा पे बिरसा मुंडा तीर धनुष लेकर के खड़े रहते हैं। ठीक है, तो अपने आप में बिरसा एक भगवान बनकर के आज भी झारखंड में अमर है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के बारे में ये सब लिख देंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह किया, जो आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। भले ही आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हुआ, फिर भी अपने मकसद में कुछ हद तक सफल रहा, जिससे मुंडा जनजातियों को कुछ अधिकार मिल सके। और इन्होंने पूरा अपना जीवन मुंडा जनजातियों के लिए समर्पण कर दिया और लास्ट में 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 30 मई, मतलब हो सकता है 30 मई को हैजा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे 9 जून लिखा हुआ है, तो ये भी आपका सही ही होगा। ठीक है, हो सकता है अस्पताल में भर्ती हुए होंगे, 7-8 दिन बाद में हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट पे थोड़ा सा सर्च मारो, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जयंती वाला ही फोटो डाला है। देश की स्वतंत्रता के लिए 9 जून को ही है ना, तो 9 जून ही याद रखना। ठीक है, 29 में क्या था उसमें, हैजा से प्रॉब्लम, हैजा हुआ था, हैजा हुआ, मरे नहीं होंगे, हैजा हुआ होगा, फिर 8-10 दिन बाद मरे होंगे। ठीक है, तो 30 मई को हैजा हो क्या होगा, तो ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये भी पूछ दे कि कितने डेट को एक्सपायर किए थे, 9 जून 1900 को। ठीक है, हैजा से उनकी मृत्यु हुई थी और जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। और आज भी बिरसा मुंडा दिवस और झारखंड दिवस दोनों 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। झारखंड का बना 15 नवंबर 2000, क्योंकि झारखंड के तो देवता ही है बिरसा मुंडा। ठीक है, तो यही वो महापुरुष हैं, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को आहुति देने वाले महान आदिवासी नेता और जननायक बिरसा मुंडा को सत नमन जयंती पर यह जो है उनको दिया गया है, तो कहीं से में दिया गया है इसको। तो इस प्रकार से बिरसा मुंडा ने जो किया उस समय के लिए वह अति महत्वपूर्ण था और अंग्रेजी सत्ता को हिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास तीर भाला था, फिर भी यह नहीं डरे और अंग्रेजों के AK-47 जो भी वहाँ हथियार होंगे, गोला बारूद के सामने इन्होंने नतमस्तक नहीं हुआ और इन्होंने खुल करके विद्रोह किया। और लास्ट में भले परिणत इनकी मृत्यु हुई, जो भी हुआ, लेकिन इनका जो उद्देश्य था, जो परिणाम के स्तर पर देखिएगा, तो कहीं ना कहीं इनको सफलता मिल चुकी थी। जो इनके पास समस्या थी, फूटकटी व्यवस्था बहाल करना, खूंटी और गुमला 2 अनुमंडल बनाए गए, जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया और एक अलग रेगुलेशन एक्ट लगाया गया, जिसमें बाहरी लोग अब जमीन नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, उसके बाद बेगारी हो गया, उसके बाद शोषणकारी प्रथा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से निश्चित तौर पर आपके प्री में भी 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, तो आपने देखा 15 नवंबर कब हुआ था, 15 नवंबर कब हुआ था 1875। ये भी डेट आप याद रखिएगा, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हुई। हैजा के कारण कहाँ लास्ट में किस जेल में गए थे, तो रांची के जेल में गए थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आंदोलन अगर सीधे पूछे कब हुआ, 1899 से 1900 के बीच में, क्योंकि अंतिम चरण को ही हम लोग रखते हैं। ऐसे इन्होंने 3 चरण में किया था, 1890 से लेकर 1900 के बीच में, या कह सकते हैं कि 1890 के दशक में इन्होंने आंदोलन किया था और वह क्षेत्र था छोटा नागपुर का मठा और बिरसा जनजातीय लोगों के द्वारा यहाँ पे किया गया। तो इस तरीका से आप बेस भी लिख सकते हैं और प्री में भी अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आप इसको अच्छे से सुन लीजिए और जो हमारे द्वारा PDF नोट्स दिया जाता है ऐप के माध्यम से, आप उसको ले लें, जिससे कि आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जरूर जुड़े। ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लें और उससे आपको PDF मिल सकता है। आज के लिए इतना ही।